नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक औरत जो एक और औरत को बड़े ध्यान से गाड़ी से उतार रही थी। आओ भाई, थोड़ा संभाल कर। उस दूसरी औरत के हाथों में एक बच्चा था जो देखने से पता चल रहा था कि उसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ हो और वो औरत हॉस्पिटल से घर पहली बार आई हो। घर की देहलीज पर उसे उसकी सास पूजा की थाली लिए खड़ी दिखाई देती है, जो मुस्कुराते हुए उसकी और उसके बच्चे की ओर देख रही थी। उसकी सास उसकी आरती उतारती है और उसे कहती है, बहू अंदर आओ और हमारे घर की रौनक को बढ़ाओ, जो इस दिन का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर वो औरत अपने बच्चे के साथ घर के अंदर प्रवेश करती है और वहीं पास में व्हीलचेयर पर बैठे एक बुजुर्ग के पैर छूती है, जो उसका ससुर था। वो उसे आशीर्वाद देता है और कहता है, सदा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें और तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र दे। तभी उसका पति गाड़ी की पार्किंग करके वहां आता है और कहता है, माँ पड़ोसियों को मिठाई बांटी है तो कौन सी मिठाई लेकर आऊं। ये सुनकर उसकी माँ तो नहीं पर उसकी बहन कहती है, भाई कुछ जरूरत नहीं महंगी मिठाई लाने की, पड़ोसी होते ही है फ्री का खाने वाले, अपनी ही मिठाई खाएंगे और अपनी ही बुराई करेंगे। फिर उसकी माँ भी उसकी बहन की हाँ में हाँ मिलाती ही और कहती ही, हाँ बेटा रवि, पूनम ठीक कह रही है, ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर रवि वहां से बाजार की ओर चला जाता है और उसकी माँ उसकी पत्नी कविता को कहती है, बहू अब यूं कर, तू बच्चे के साथ अपने कमरे में आराम कर और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो पूनम या मुझे आवाज लगाए देना, ठीक है। पूनम कविता को इसके कमरे तक छोड़कर आ। हाँ माँ, पूनम जवाब देती है और कविता के साथ उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। उनके जाने के बाद वहां रवि की माँ और पिता के साथ पूनम का 5 साल का बेटा रह जाता है। रवि की माँ चंदा देवी पूजा की थाली को टेबल पर रखकर किचन में कुछ काम करने जाती है कि अचानक से पूजा की थाली का दिया बुझ जाता है। उस पर किसी का ध्यान नहीं था सिवाय पूनम के बेटे का। वो उसे देखकर अपने हाथों से ताली बजाता है और हंसते हुए कहता है, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। उसे ऐसा कहते देख वहां मौजूद रवि का पिता उस बच्चे से कहता है, अरे चिंटू, हवा चल रही है ना बेटा, तो दिया बुझ गया। और अब तू मेरे पास आ, मुझे तेरे को एक कहानी सुनानी है, सुनेगा? चिंटू नहीं कहकर वहां से अपनी माँ के पास भाग जाता है और उसके वहां से जाने के बाद उसका नाना हंसते हुए कहता है, बदमाश कहीं का। समय बीतता है और रवि मिठाई के डिब्बे लेकर घर आता है और उसकी माँ और बहन पड़ोसियों को मिठाई के डिब्बे लेकर आते हैं। वो दोनों जब घर आती है तो उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, मानो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया हो और उनके विरोधी और कोई नहीं बल्कि पड़ोसी ही हो। चंदा पूनम को कहती है, पूनम बेटी जा अपने लिए और मेरे लिए चाय बना ले, बहुत थक गए आज तो। हाँ माँ, आपने ठीक कहा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आती है, पूनम बेटा एक कप मेरे लिए भी। ये सुनकर उसकी माँ चंदा कहती है, हाँ हाँ, कुछ और ख्वाहिश हो तो वो भी बता दो। डॉक्टर ने कितनी बार कहा है कि चाय नहीं पीनी, लेकिन इन्हें तो अपनी मन की करनी है। मुझे कुछ नहीं होगा, रवि का पिता दलीप सिंह जवाब देता। कुछ देर बाद पूनम चाय लेकर आती है और अपनी माँ और अपने पिता को चाय देती है। पूनम चाय को दलीप सिंह के पास रखकर चली जाती है और दलीप उसे उठाकर पीने ही वाला होता है कि उसकी नज़र चाय के रंग पर पड़ती है, जो बिल्कुल खून की तरह लाल था। उसके हाथ से अचानक चाय का कप जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी और बेटी वहां भागकर आती है और आकर देखती है कि फर्श पर चाय बिखरी पड़ी है और दलीप सहमा हुआ अपनी व्हीलचेयर पर बैठा है। चंदा उससे कहती है, क्या हुआ जी, चाय कैसे गिर गई? दलीप जवाब देता है, चाय का रंग लाल था, मानो कप में चाय नहीं किसी का खून हो। पर यह कैसे हो सकता है पिताजी, मैंने आपको चाय दी थी, पूनम जवाब देती है। ये आपका कोई वहम होगा, जा पूनम तेरे पिताजी के लिए और चाय बना कर ला। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तभी वहां पर रवि आता है और कहता है, ये क्या हुआ, चाय किसने गिरा दी?
रवि की आवाज सुनकर दलीप उसकी ओर देखता है तो उसे रवि के पीछे से एक बच्ची भागती हुई दिखाई देती है जो अचानक से गायब हो जाती है। उस बच्ची को देखकर दलीप और ज्यादा डर जाता है और सभी से कहता है, ये बच्चा कौन था जो अभी अभी यहाँ से भाग कर गया। ये सुनकर सभी उस ओर देखते हैं। जीन्स और दलीप ने इशारा किया था पर उन्हें कोई नहीं दिखता। और रवि दलीप से कहता है, चिंटू होगा, पिताजी खेल रहा होगा। नहीं, वो चिंटू नहीं था। चिंटू का नाम सुनते ही पूनम सभी से कहती है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। और वो चिंटू को लेने एक कमरे की ओर बढ़ती है और उस कमरे में जाकर देखती है कि चिंटू अपने खिलौनों से खेल रहा था और बहुत खुश था। पूनम उसे देखती है और कहती है, तो तू यहाँ है शैतान कहीं का। मम्मी, क्या आप भी हमारे साथ खेलोगी? ये सुनकर पूनम मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे साथ? पर यहाँ तो तुम अकेले हो, हमारे साथ नहीं बेटा, मेरा साथ होता है। नहीं मम्मी, दीदी है ना यहाँ, मैं उन्हीं के साथ तो खेल रहा हूँ। दीदी? कौन दीदी? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे ये दीदी मेरे सामने बैठी है, आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? ये सुनकर पूनम चिंटू से कहती है, अच्छा तो इतना बड़ा हो गया कि अब मुझसे मजाक करने लगा। पर कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही खेलता रहा, बाहर मत जाना, ओके? जी मम्मी। पूनम वहां से चली जाती है पर उसके जाने के बाद चिंटू किसी को कहता है, दीदी आप मम्मी क्यों नहीं देखे? पर वहां कोई नहीं होता। लेकिन उस कमरे में लगे आईने में कोई दिखाई दे रहा था जो चिंटू के पास बैठा उसके साथ खेल रहा था। वो एक बच्ची थी, उसकी उम्र भी लगभग चिंटू जितनी ही थी और उसके बाल बिखरे और उलझे हुए मानो वो की दिनों से नहाई नहीं हो। चिंटू के पास से जाने के बाद पूनम फिर अपने पिता और माँ के पास आती है जहाँ रवि भी मौजूद था। वो सभी के सामने कहती है, चिंटू कमरे में खेल रहा है और मुझे लगता है पिताजी ने जिसे देखा वो चिंटू ही था, आज वो मस्ती के मूड में है। पिताजी आप आराम करो, डॉक्टर ने कितनी बार आपको कहा है आराम करो। अच्छा मुझे एक बार फिर हॉस्पिटल जाना होगा, रमन की पेमेंट बाकी है ना, उसे देने के लिए मैं रात होने से पहले ही घर आ जाऊंगा। और ये कहकर रवि वहां से चला जाता है। वो हॉस्पिटल में पहुंचता है और अपने दोस्त डॉक्टर रमन के पास जाता है। रवि देखते ही रमन पियोन को चाय लाने के लिए कहता है पर रवि उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं रमन, मन नहीं है। और रवि भाभी को घर ले गए, मैं कुछ काम से बाहर गया था। हाँ तभी तो फिर से यहाँ आना पड़ा। अच्छा तो रमन तुम्हें पैसे कब दूँ? कभी भी जब तुम्हारा मन करे। और यार तुम्हारी जान पहचान में और कोई ये करवाना चाहता हो तो उसे भी बता दो भाई, तुम तो जानते हो इस महंगाई के ज़माने में काम चलना कितना मुश्किल है। हाँ मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को इस बारे में बता रखा है। पर एक बात तो बता, तुझे किसी का डर नहीं है क्या? अरे तू क्यों चिंता करता है? इस सरकार में अपनी पहुंच हेल्थ मिनिस्टर तक है, कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। फिर रवि अपनी जेब से पैसों की 3 गड्डी निकालकर रमन को देता है और कहता है, ये पिछले काम के हैं, अभी के कुछ दिन बाद। रमन जवाब देता है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब दे देना। अच्छा एक काम और यार रमन, पिताजी के लिए कोई दिमाग के डॉक्टर से बात करना, उनकी अजीब हरकतें रोजाना बढ़ती ही जा रही होती है। बुढ़ापे में ये आम बात है रवि, फिर भी तुम कहते हो तो करता हूँ किसी से बात। अच्छा रमन चलता हूँ, रात होने वाली है। अच्छा रवि मिलते हैं। फिर रवि वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है और रमन भी घड़ी की ओर देखता है जिसमें 9 बजने वाले थे। वो भी अपना सामान लेता है और अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रात हो जाती है और रवि भी अपने घर पर आ चुका था। पूनम खाना बना रही थी और कविता अपने बच्चे को सुला रही थी कि अचानक से लाइट चली जाती है। चंदा आवाज देकर रवि से कहती है, बेटा रवि देख इस लाइट को, क्या हो गया? हाँ माँ देखता हूँ। लाइट कैसे चली गई? पूरे मोहल्ले में तो लाइट है, तो हमारे घर की लाइट को क्या हुआ? पूनम किचन में काम करते करते रुक जाती है और अंधेरे में खड़ी लाइट का वेट करती रहती है कि उसे ये एहसास होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। वो आवाज देकर कहती है, क्या ये तुम हो बेटा चिंटू? पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं आता।
ये देखकर वो वहीं पर रखे अपने मोबाइल फोन को ढूंढती है और उसकी टॉर्च को ऑन करती है और उसकी रोशनी में देखती है, पर उसके कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे बिल्कुल सामने और पास एक बच्ची खड़ी थी जिसके चेहरे पर खून लगा था और वो उसे घूर रही थी। उसे देखते ही पूनम के मुंह से चीख निकलती है और अचानक से लाइट आ जाती जो रवि ठीक कर रहा था। सभी को उसकी चीख सुनाई देती है और चंदा और रवि किचन की ओर भागते हैं और जाकर देखते हैं कि पूनम बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। रवि उसे उठाता है और एक बेड पर लेटाता है। चंदा और दलीप भी वही आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ इसे। चिंटू अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगता है। दलीप उसे कहता है कुछ नहीं हुआ बेटा, डर मत, तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। चंदा पूनम के चेहरे पर पानी का छिड़काव करती है तो पूनम को धीरे धीरे होश आता और वो अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे वही बात याद आती है और वो डरकर पानी माँ से लिपट जाती है। ये देखकर चंदा उसे कहती है क्या हुआ पूनम, बात क्या है बेटी, क्या हुआ। माँ, किचन में कोई है। कौन है? तू इतनी डर क्यों रही है और तेरा शरीर भी आग की तरह तप रहा है, हुआ क्या है। ये सुनकर रवि किचन में जाता है और वहां देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। वो वापस उन सभी के पास आता है और कहता है कौन है किचन, मुझे तो कोई नहीं दिखा, तुम सबको हो क्या रहा है। भाई, वहां एक बच्ची थी, पूनम डरी हुई आवाज में कहती है। बच्ची, कैसी बातें कर रही हो तुम, और तुम उस बच्ची से इतनी डरी हुई हो। उसके चेहरे पर खून लगा था, मानो उसने किसी का खून पिया हो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, इस घर में जरूर कुछ न कुछ है। तभी दलीप कहता है तो मैंने तब उसे ही देखा था। हाँ पिताजी, आपने ठीक कहा, शायद आप ठीक कह रहे थे, आपने उसे ही देखा होगा, पूनम जवाब देती है। ये सुनकर चंदा कहती है हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, आज ही हमारे घर पर हमारा पोता आया है और आज ही ये सब होने लगा। ये सब आपका वहम है, कुछ नहीं, बस आप सबका दिमाग खराब हो गया है। मैं कविता के पास जा रहा हूँ और जब वो बच्ची फिर आए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर रवि गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। रवि कविता के पास जाता है और उसे और अपने बच्चे को देखता है। कविता रवि से पूछती है रवि, बाहर क्या हो रहा था और पूनम क्यों चिल्ला रही थी। रवि ये सुनकर सोचता है कि कविता को ये सब बताना ठीक नहीं, कहीं वो भी उसके परिवार की तरह ही उटपटांग बातें न सोचने लगे। वो कविता को कहता है कि पूनम ने किचन में चूहा देख लिया और वो चीख मारने लगी। ये सुनकर कविता हंसने लगती है और उसे देखकर रवि भी। समय बीतता है, पूनम चिंटू को लिए सोफे पर बैठी रहती है और दलीप भी उसके पास ही रहता है और चंदा बचा हुआ खाना बनाती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाते हैं और चंदा पूनम को कहती है बेटी, अब रात बहुत हुई, देख चिंटू भी तेरी गोद में ही सो गया, अब तू भी हो जा। ये सुनकर पूनम कहती है नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप दोनों मेरे पास ही रहो। ये सुनकर चंदा कुछ देर सोचती है और दलीप से कहती है ठीक है, तो आप अंदर सो जाओ, मैं पूनम के साथ यही हॉल में ही बिस्तर डालकर हो जाते हैं। फिर वो रवि को आवाज देकर बुलाती है और रवि वहां आता है और कहता है हाँ माँ बेटा, मैं यही पूनम के साथ सो रही हूँ, वो तेरे पिताजी को कमरे में छोड़ा। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों सो रहे हो, कमरे में क्यों नहीं हो रहे। पूनम अब तक डरी हुई है और अकेले नहीं सोना चाहती, तो मैं इसके पास यहीं पर सो रही हूँ, तो चिंता मत कर, हम आराम से यहीं सो जाएंगे। फिर रवि अपने पिताजी को उसके कगेरे में लेकर जाता है और सहारा देकर उसे बेड पर लेटा देता है। लेटने के बाद दलीप रवि को कहता है बेटा, कहीं ये सब सच तो नहीं है ना। ये सुनकर रवि वहां खड़ा बस सोचता रहता है और अपने पिताजी से कहता है आराम करिए पिताजी, और ये कहकर वहां से चला जाता है। रात का 1 बजे का टाइम था, सब सो रहे थे कि अचानक से रवि और कविता का बेटा, जो उनके पास एक झूले में सो रहा था, रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर जब तक रवि और कविता जगते उससे पहले ही वो बच्ची जिसे पूनम और दलीप ने देखा था, वो उस बच्चे के पास आती है और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहती है श श श सिस।
वो बच्चा अचानक से चुप हो जाता है और उस बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगता है और कुछ देर बाद फिर से सो जाता है। और वो बच्ची उसके पास से सीधे पूनम और चंदा के पास जाती है और उन्हें देखती है। वो चंदा के पास जाकर उसके कान में कहती है, उठ जाओ। कि तभी चंदा की आंखें खुलती हैं और वो अपने आसपास देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो मन ही मन सोचती है कि उसे किसने आवाज दी। वो ये वहम मानकर फिर से सोने लगती है कि उसे प्यास लगती है। वो पास रखे पानी के जग को उठाती है पर वो खाली होता है। वो उसे लेती है और किचन की ओर जाती है और किचन में पहले पानी पीती हो और उसके बाद उस जगह में पानी भरकर फिर से वापस अपनी सोने की जगह पर आती है और पानी जगह पर लेट जाती है। कि तभी वो बच्ची अचानक से उसे पास आती है और लेटी हुई चंदा की छाती पर बैठ जाती है। ये देखकर चंदा की सांसें फूल जाती है और उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। डर के मारे उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो बच्ची चंदा के चेहरे के पास अपना चेहरा लाती है और अपने मुंह से अपनी जीभ को निकालती है जो आम लोगों से कहीं लंबी थी और चंदा के चेहरे पर घुमाती है। चंदा इतनी डरी हुई थी कि वो अपने पास सोई हुई पूनम को भी आवाज देकर जगा नहीं पा रही थी और वो बच्ची मानो उसके साथ खेल रही हो। अचानक से वो बच्ची रुकती है और चंदा की आंखों में देखती है और चंदा उसकी आंखों में। और अचानक से वो बच्ची चंदा की गर्दन को अपने दांतों में जकड़ लेती है और चंदा का दर्द चीख बनकर उसके गले से बाहर निकलता है। अचानक चंदा घबराकर नींद से उठती है और उठकर अपने चेहरे के ऊपर से पसीना पोंछती है और कहती है, ये सपना, इतना डरावना सपना है भगवान, हमारे परिवार के साथ ये सब हो क्या रहा है। वो वापस अपने बिस्तर पर लेटती है और सुबह होने का इंतजार करती रहती है। सुबह होती है। पूनम उबासी लेकर उठती है और देखती है कि चंदा उसके पास बैठी है। वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप जग गई। ये सुनकर चंदा जवाब देती है, अरे मैं सोई ही कहा। क्या हुआ, आप सोई नहीं? नहीं बेटी, रात को मुझे एक डरावना सपना आया और मैंने उस सपने में एक बच्ची को देखा जो इंसान तो नहीं थी। उसने मुझ पर हमला किया और मेरी नींद टूट जाती है। ये बात थी तो आप मुझे जगा देते। नहीं बेटी, मैं तेरी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। माँ, मुझे अब भी डर लग रहा है। रवि तो इन बातों पर ध्यान नहीं देगा, तो अब हमें ही कुछ करना होगा। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। तो ठीक है, मैं चिंटू के पापा को यहाँ बुलाती हूँ, वो कोई समाधान जरूर निकालेंगे। फिर पूनम अपने पति को फोन करके सारी बात बताती है और वो उसे कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ। समय बीतता है और कुछ घंटों के बाद पूनम का पति राकेश वहां आता है, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और शख्स था जिसने बिल्कुल काले रंग के कपड़े पहने थे और देखने में कोई तांत्रिक लग रहा। उसकी आंखें इतनी बड़ी और डरावनी थी कि कोई भी उससे आंखें न मिला सके। राकेश को देखकर पूनम कहती है, अरे आप आ गए। और चिंटू भागकर राकेश के पास चला जाता है और राकेश उसे गोद में उठाकर उसे कहता है, कैसा मेरा बच्चा? चिंटू जवाब देता है, ठीक हूँ पापा, क्या आप हमें लेने आए हैं? हाँ हाँ, हम जल्द ही अपने घर चलेंगे, पर अभी नहीं, अब जाओ अंदर नानाजी के साथ खेलो। नहीं, मैं दीदी के साथ खेलूंगा। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरे थे पर अजीब सा डर घर कर जाता है। और राकेश पूनम से कहता है, कहीं हमारा बेटा उसी की बात तो नहीं कर रहा जिसकी तुम कर रही थी? पूनम जवाब देती है, मैं नहीं, अब आप ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हो। चिंटू जिस ओर गया था राकेश उसी ओर जाने की कोशिश करता है पर वो तांत्रिक उसे रोक लेता है और कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो। कि तभी चंदा वहां आती है और वो राकेश और उस तांत्रिक को वहां देखती है और राकेश उसे देखते ही उसके पैर छूता है और चंदा उसे आशीर्वाद देती है। वो चंदा को तांत्रिक के बारे में बताता है और फिर चंदा तांत्रिक से कहती है, अब आप ही कुछ करे बाबा, यहाँ जरूर कुछ तो है। ये सुनकर तांत्रिक चंदा से कहता है कि आप चिंता मत करें, बस आप एक हरी मिर्च लेकर आए, आपकी सभी चिंता दूर हो जाएगी।
ये सुनकर चंदा एक हरी मिर्च लेने किचन में जाती है और तभी वहां रवि आ जाता है। वो राकेश को देखकर कहता है, अरे जीजा जी, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? और रवि की नज़र तांत्रिक पर भी पड़ती है और वो कहता है, ये कौन है? राकेश कहता है, ये जाने माने तांत्रिक गजराज है। तांत्रिक का घर आना रवि के मन में शंका पैदा कर देता है और वो पूनम की ओर देखकर कहता है, क्या तुमने जीजाजी को भी वो बात बता दी? पूनम जवाब देती है, हाँ रवि, राकेश को मैंने सब बता दिया। ये सुनकर रवि के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? क्या आप सब लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? माँ कहाँ है? कि तभी चंदा वहां आती है और कहती है, लो बाबा जी, हरी मिर्च। ये सुनकर रवि गुस्से में कहता है, माँ ये क्या हो रहा है? आप भी? हाँ बेटा, कल रात वो बच्ची मेरे सपने में आई और मुझ पर हमला किया। ये सुनकर रवि जोर से कहता है, वो सपना था माँ, सपने सच नहीं होते, समझने की कोशिश करो। पर रवि, उस बच्ची का पिताजी को दिखना, फिर मुझे और सपने में माँ को, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पूनम जवाब देती है, ठीक है, जैसा आप समझे, मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता, मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा। ये कहकर रवि वहां से अपनी बीवी के पास अपने कमरे में चला जाता है। रवि के चेहरे पर गुस्सा देखकर कविता उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं, बस आज मूड खराब है, रवि जवाब देता है। फिर कविता कहती है, अब हम तो आपका मूड भी ठीक नहीं कर सकते, हमारी तो कंडीशन ही कुछ ऐसी है। ये सुनकर रवि कविता के करीब जाता है और कहता है, तुम बस अपने लफ्जों से यूं ही बातें करती रहो, मेरा मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ तांत्रिक चंदा से वो हरी मिर्च लेता है और उसे अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसमें एक मंत्र फूंकता है और उस मिर्च को जमीन पर फेंक देता है। मिर्च जमीन पर गिरती है और अचानक कुछ ही देर बाद वो मिर्च एक जोंक में तब्दील हो जाती है। ऐसा होते देख वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और तांत्रिक उन्हें कहता है, आपका शक सही था, इस घर में कोई काली शक्ति मौजूद है। ये सुनते ही पूनम को चिंटू की चिंता होती है और वो उसी ओर जाने की कोशिश करती है जिस ओर चिंटू गया था। पर तांत्रिक उस अपने हाथ से इशारा करके रोक देता है और खुद अपने कदम उस ओर बढ़ाता है जिस ओर चिंटू होता है और राकेश, पूनम और चंदा भी बाबा के पीछे पीछे जाते हैं। और जीन्स कमरे में चिंटू खेल रहा था, उस कमरे में पहुंचते हैं। चिंटू खेलते हुए उन सबको देखता है। तांत्रिक उसके पास जाता है और उसे कहता, बेटा तुम्हारी दीदी कहाँ है? ये सुनकर चिंटू उस तांत्रिक की ओर मुस्कुराता है और अचानक से चिंटू का रूप उस बच्ची में तब्दील हो जाता जो सबको दिखाई दे रही थी। ये देखकर सभी डर जाते हैं और चिंटू उस तांत्रिक को अपने हाथ से हल्का सा धक्का देता है और वो तांत्रिक हवा में उड़ता हुआ कमरे की दीवार पर जा लगता है और फिर जमीन पर इतनी जोर से गिरता है कि उसके सिर पर चोट लग जाती है। फिर वो बच्ची अपनी जगह से उठती है और उस तांत्रिक की ओर अपने कदम बढ़ाती है। ये देखकर जख्मी पड़ा तांत्रिक अपना हाथ उस बच्ची की ओर दिखाता है और अपने मुंह से कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, पर उन मंत्रों का उस बच्ची पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो तांत्रिक उन सभी को कहता है, यहाँ से भागो। पर वो सभी इतने डर चुके थे कि उन्हें तांत्रिक की बातें सुनाई ही नहीं दी। उनकी डरी हुई आंखें बस उस बच्ची को ही देखे जा रही थी। वो बच्ची उस तांत्रिक के पास पहुंचती है और उसकी ओर देखती है और वो जमीन पर पड़ा हुआ उस बच्ची की ओर। वो बच्ची अपना एक पैर हवा में उठाती है और जोर से उस तांत्रिक के सिर पर दे मारती है जिससे उसका सिर किसी तरबूज की तरह फट जाता है। ये देखकर चंदा और पूनम बहुत जोर की चीख मारते हैं जो रवि को सुनाई देती है और वो कविता से कहता है, यही रहना, इस कमरे से मत जाना। और वो उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके उनकी ओर भागता है। पूनम ये सब देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और राकेश उसे संभालता है। तांत्रिक का खून बहता हुआ वहां सुन्न खड़ी चंदा के पैरों तक पहुंचता है और उसके पैर खून में शन जाते हैं। उसके पूरे शरीर में कपकपी छूट रही थी।
कि तभी वहां रवि भागते हुए आता है और देखता है कि पूनम बेहोश पड़ी थी और राकेश उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। चंदा बड़ी कांप रही और तांत्रिक की लाश से खून निकलकर कमरे में फैल रहा था। और फिर रवि को दिखाई देती है वो बच्ची जो अपनी खतरनाक आंखों से उसे देखे जा रही थी। वो ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार में सब हो क्या रहा है। वो गुस्से में उसी कमरे में रखी एक लकड़ी की कुर्सी उठाता है और उस बच्ची को मारने उसकी ओर भागता है, पर अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो उस बच्ची के कदमों में जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। रवि की आंखें खुलती हैं। वो अपने चारों ओर देखता है और अपने सिर को पकड़कर खड़ा होता है। उसका सिर फटा जा रहा था। वो देखता है कि पूरे कमरे में खून ही खून है और तांत्रिक अभी भी वहीं मरा पड़ा है। उसे सारी बातें फिर से याद आती है कि वो कैसे बेहोश हुआ था। वो अपने चारों ओर पूनम, राकेश और अपनी माँ चंदा को ढूंढता है, पर कमरे में कोई नहीं था। वो उन्हें पुकारने की कोशिश करता है पर उसके मुंह से नहीं निकल पाती। वो अपने पर हाथ लगाकर देखता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो भागकर उस कमरे में लगे आईने के सामने जाता है और अपने आप को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर मुंह ही नहीं था। तभी वो बच्ची उस कमरे के दरवाजे के सामने से हंसते हुए भागती है। रवि पीछे मुड़कर देखता है। अब उसे भी डर लग रहा था, पर उसे अपने परिवार को भी बचाना था। वो उसके पीछे भागता है और घर के ड्राइंग रूम तक पहुंच जाता है। घर की खिड़कियों से देखने पर उसे पता चलता है कि दिन से रात हो चुकी है। उसकी आंखें अपने परिवार को ढूंढती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो घर से बाहर जाने की सोचता है, पर जब वो दरवाजा के करीब पहुंचने वाला होता है तो घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से उन्हें खोलने का प्रयास करता है पर खोल नहीं पाता। वो थक हार कर रोते हुए उस दरवाजे के पास ही बैठ जाता है। तभी उसे कविता की याद आती है और वो उस ओर भागता है, पर उसके रास्ते में लुढ़कता हुआ राकेश आता है जिसके पीला पड़ चुका था और उसे रोते हुए कहता है, हमें बचा लो। रवि और जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। राकेश के गिरते ही रवि को राकेश की पीठ पर किसी जोंक की तरह वो बच्ची चिपकी हुई दिखाई देती है, जिसने अपने दांत राकेश की पीठ पर गाड़ रखे थे और वो उसका खून चूस रही थी। रवि और उस बच्ची की फिर से आंखें मिलती हैं, मगर अब रवि भी उससे डर रहा था। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से हिम्मत करता है और उसकी ओर बढ़ता है। ये देखकर वो बच्ची उसकी ओर चीखती है और उसकी चीख इतनी तेज थी कि रवि हवा में उठकर दीवार पर जा लगता है। उसकी पीठ में चोट लगती है। वो दर्द से तड़पता है और देखता है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। वो लड़खड़ाते हुए राकेश के पास जाता है और उसकी सांसों को चेक करता है। राकेश मर चुका था। रवि उसके पास से खड़ा होता है और कविता और अपने बच्चे की ओर जाता है और उस कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है कि कविता अपने बच्चे के पास आंखें बंद करके लेटी हुई है। वो उसके पास भागकर जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। कविता की आंखें खुलती हैं और वो रवि की ओर देखकर कहती है, क्या हुआ जी? रवि उसकी आवाज सुनते ही उसे गले लगा लेता है और उसके मुंह से आवाज आती है, कुछ अजीब हो रहा है कविता। वो अपनी ही आवाज सुनकर चौंक जाता है और अपने चेहरे को छूकर देखता है तो उसके चेहरे पर मुंह था। कविता उसकी अजीब हरकतें देखकर कहती है, क्या हुआ है आपको? ये सुनकर रवि जवाब देता है, कुछ देर पहले मेरे चेहरे पर मुंह नहीं था कविता। ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं आप? मुंह नहीं था? हाँ कविता, हमारे घर में एक शैतानी ताकत है जिसने कुछ देर पहले राकेश को मौत के घाट उतार दिया और हमारे पूनम, माँ, पिताजी और चिंटू का कोई अता पता नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। कविता रवि की कुछ भी बातें समझ नहीं पा रही थी कि तभी उन दोनों को चंदा की आवाज सुनाई देती है, जो रवि को पुकारते हुए ये कह रही थी कि रवि, चाय बन गई है, आकर पी लो। रवि आवाज सुनता है और कहता है, माँ। हाँ माँ, पर आप तो अभी अभी ये कह रहे थे कि कोई बच्ची सबको मार रही है। कोई कभी अपने परिवार के लोगों के नाम पर ऐसा मजाक करता है क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा कविता, मेरी बात मानो प्लीज। ये उसी की कोई चाल है। ये बात है तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये कहकर कविता अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है।
रवि उसे उठते देख कहता है, क्या कर रही हो? बाहर जाकर मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार बात क्या है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, तुम यही सेफ हो, मुझे लगता है वो इस कमरे में नहीं आ सकती। तुम यही रहो प्लीज, मैं जाकर देखता हूँ। कविता रवि की बात मान जाती है और रवि फिर से बाहर जाने की सोचता है। लेकिन उसे तभी कविता के पास अपना मोबाइल रखा दिखाई देता है और वो उसे उठाकर पुलिस को कॉल करता है, पर फोन लगता उसमें नेटवर्क ही नहीं था। रवि उस फोन को कविता को देता है और कहता है, नेटवर्क आते ही पुलिस को फोन करो और हमारे बेटे की रक्षा करो। कविता को रवि की बातों से महसूस हो जाता है कि कुछ तो बात है। रवि फिर से उस कमरे के बाहर जाता है और उसका दरवाजा बंद करता है और आगे बढ़ता है और देखता है कि ड्राइंग रूम में राकेश, पूनम, चिंटू और उसके पिता बैठे हैं और चंदा चाय लेकर किचन से आती है। वो सबको फिर से देखकर चौंक जाता है और अपना सिर पकड़कर सोचता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है। चिंटू रवि को देखता है और उसकी ओर भागकर उसकी गोद में चढ़ जाता है। रवि भी उसे गले लगा लेता है। फिर चंदा उससे कहती है, तुझे कितनी देर से पुकार रही हूँ, इतनी देर से क्यों नहीं आ रहा था? ये सुनकर रवि कहता है, आप कुछ देर पहले घटी घटना को भूल गए हैं क्या? सभी उसकी ओर देखकर कहते हैं, कौन सी घटना? रवि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बाहों में मौजूद चिंटू की आवाज आती है और वो कहता है, तुम भी तो भूल चुके हो। लेकिन ये आवाज चिंटू की नहीं थी। रवि धीरे धीरे अपनी नजरों को चिंटू की ओर करता है और उसे देखता है, मगर उसकी गोद में चिंटू नहीं, वही बच्ची थी जो उसे देखे जा रही थी। रवि उस बच्ची को दूर फेंक देता है और वो हवा में उड़ती हुई दीवार पर जा चिपकती है और दीवार पर चिपक कर अपने हाथों और पैरों से चलने लगती है और दीवार से होते हुए कमरे की छत तक पहुंच जाती है। रवि उसे देखता रहता है और अपनी फैमिली से कहता है, हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये डायन हमें मार देगी। लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आता और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, ना ही पूनम, ना राकेश और ना ही उसके माता पिता। ये देखकर उसे बेचैनी होती है और को अपने सिर के बालों को अपने हाथों से पकड़कर नोचता है और चिल्लाते हुए उस बच्ची को कहता है, तुम चाहती क्या हो? बच्ची जवाब देती है, तुम सबकी मौत। रवि रोते हुए कहता, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे परिवार को छोड़ दो प्लीज। वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और रवि को कहती है, देखो तुम्हारा परी तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर वहां पूनम और उसके माता पिता आते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सभी की आंखें पहले से बड़ी और किसी बुत की तरह खड़े थे, मानो किसी के गुलाम हो और आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हो। तभी पूनम आगे बढ़ती है और रवि के करीब पहुंचती है और उसे कहती है, हमने पाप किया भाई और हम इसी लायक। ये कहकर वो अपनी गर्दन अपने हाथों से पकड़ती है और अपनी गर्दन को खुद ही तोड़ लेती है और जमीन पर गिर जाती है। रवि जमीन पर पड़ी पूनम को हिलाते हुए पूनम पूनम करता रहता है, पर वो अपने प्राणों को त्याग चुकी थी। तभी उसके पिता दलीप व्हीलचेयर पर बैठा उससे कहता है, मैंने तुम्हें तब मना किया रवि, मैं जानता था कि एक ना एक दिन हमें सजा जरूर मिलेगी, पर इतनी जल्दी ये नहीं जानता था। फिर रवि को दलीप के हाथों में एक चाकू दिखाई देता है और दलीप रवि को कहता, हम नहीं बच सकते। और वो अपने पास खड़ी चंदा के पेट में उस चाकू को घोंपता है और फिर निकाल लेता है। चंदा के पेट से खून की धार पानी की तरह बह रही थी। वो रवि और देखते हुए जमीन पर गिरती है और तड़पते हुए अपनी जान दे देती है। और इसके बाद दलीप भी उस चाकू से अपने गले को काट लेता है और वहीं पर बैठा बैठा मर जाता है। रवि उस बच्ची के आगे अपने आप को कमजोर देखकर अपने सिर को अपने हाथों से पीटता हुआ रोता है और वो बच्ची छत से जमीन पर आती है और रवि की ओर देखकर मुस्कुराती है। तभी रवि वो एक चीख सुनाई देती है जो किसी और की नहीं, कविता की। वो कमरे से निकलकर बाहर ये देखने आई थी कि आखिरकार चल क्या रहा है। वो अपनी नज़रों के सामने एक शैतानी आत्मा और अपने परिवार की लाशों को देख रही थी और रोते हुए रवि को भी। वो रवि को कहती है, ये सब क्या हो रहा है रवि? सब खत्म हो गया कविता, इसने सबको मार दिया, मैं किसी को बचा नहीं पाया।
ये सुनकर कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रवि को गले लगा लेती है और उस बच्ची की ओर देखकर कहती है, कौन हो तुम डायन? बच्ची जवाब देती है, मैं आपकी बेटी हूँ। ये सुनकर कविता और रवि दोनों चौंक जाते हैं और कविता उस बच्ची को कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी कोई बेटी नहीं है। रवि ये सुनकर खामोश था और कुछ देर बाद को अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है, ये सच कह रही है कविता, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, ये हमें हमारे पापों की सजा देने आए हैं। पर तुम जानती हो इसमें कविता का कोई दोष नहीं है। ये सुनकर कविता कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो रवि, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताती हूँ माँ, जब मैं आंखें पैंट में थी तब एक दिन बुआ जी और फूफाजी घर पर आए और दादाजी और दादी जी को कहा, कविता का चौथा महीना चल रहा है माँ, बहुत जल्द रवि बाप बनने वाला है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे बच्चा होने पर नेग में सोने का हार और कंगन चाहिए और उसके साथ और सामान रह गया वो अलग। ये सुनकर चंदा जवाब देती है, हाँ पर लड़का तो ही तुझे ये सब मिल सकेगा, लड़की हुई तो भूल जाओ। ये क्या बात हुई माँ, मुझे तो ये चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का। ये सुनकर चंदा जवाब देती है, सिर्फ लड़का, अब कोई बहसबाजी नहीं। तो क्यों ना माँ हम ये पता कर ले कि कविता के पैंट में लड़का है या लड़की। ऐसा हो सकता है, चंदा पूनम से कहती है। हाँ माँ, हमने चिंटू के पैदा होने से पहले ही ये चेक करवा लिया था कि लड़का है या लड़की। इस काम में कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं माँ, बस हम सबकी हाँ होनी चाहिए। आगे का काम राकेश संभाल लेगा, इनकी जान पहचान का एक डॉक्टर है। ये सुनकर वहां बैठा राकेश कहता है, अरे वो तो रवि का दोस्त है, वो कभी साथ में पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप रवि और कविता को इस बारे में समझा लो और ये काम बस आप कर सकती है माँ। दलीप सबको कहता है, ये इलिगल है, तुम होश में तो हो सब, आपको तो बस हर चीज में नाक अड़ानी आती है, आप तो बस चुप रहो। चंदा दलीप से कहती है। रात को रवि काम से घर पर आता है और देखता है कि घर पर पूनम और राकेश आए हुए हैं। वो सबसे मिलता है। रात को खाना खाने के बाद कविता अपने कमरे में चली जाती है और रवि, पूनम, राकेश और चंदा से बातें करता है। चंदा बातों बातों में मौका पाकर रवि से कहती है, बेटा रवि, एक बात है। हाँ कहो ना माँ। राकेश और पूनम ने हमें ये बताया कि हम ये जान सकते हैं कि कविता के पेट में लड़का है या लड़की। इसमें तुम्हें क्या कहना है? इसमें कहना क्या है माँ, और हमें ये जानना ही क्यों है, ये कानून अपराध है। तभी राकेश रवि को कहता है, हम जानते हैं रवि कि ये कानूनी अपराध है, पर एक बार चेक कराने से क्या दिक्कत है, हम सबको तसल्ली मिल जाएगी बस। इसमें कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, ये काम और फ्री में। हाँ फ्री में। तुम मेरे दोस्त रमन को तो जानते ही हो, जो कभी तुम्हारे साथ पढ़ता था। हाँ जानता हूँ, वो कभी मेरा भी दोस्त था। वो अपने हॉस्पिटल में ऐसे इलीगल काम करता है। हाँ, समय के साथ चलना पड़ता है, राकेश कहता है। अगर ये बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर कविता, तुम कविता की चिंता मत करो भाई, उसे इस बात की भनक भी नहीं लगेगी, ये बात बस हमारे बीच ही रहेगी। उसे बस आपको ये कहना है कि ये सब बस नॉर्मल टेस्ट है, आगे डॉक्टर रमन अपने आप संभाल लेगा। फिर रवि इस बात की हामी भर देता है और सब खुश हो जाते हैं। अगले दिन राकेश रवि और कविता के साथ रमन के हॉस्पिटल जाता है। कविता इन सब बातों से अनजान थी और राकेश ने रमन को फोन करके सब बात पहले ही समझा दी थी। हॉस्पिटल में रवि रमन से मिलता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। और कुछ देर बाद वो जिस काम से हॉस्पिटल आए थे वो हो जाता है और कविता को इस बात की भनक तक नहीं लगती। वो सभी टेस्टों को नॉर्मल लेती है। राकेश रवि को कहता है कि तुम कविता को लेकर घर जाओ, कुछ देर बाद मैं पूरी डिटेल लेकर घर आता हूँ। फिर रवि कविता को लेकर घर चला जाता है और राकेश वहीं हॉस्पिटल में रहता है। कुछ देर बाद रमन राकेश को अपने केबिन में बुलाया है और कहता है, राकेश रवि की पत्नी के पेट में एक लड़की पल रही है। ये सुनकर राकेश का चेहरा उतर जाता है।
रमन ये देखकर कहता है तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम तो जानते ही हो ना कि मेरे पास इसका भी सलूशन है। राकेश जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर इसमें माँ बाप की हामी तो होनी चाहिए। रमन राकेश को कहता है, तो उन्हें समझाओ अभी टाइम है, अगर ज्यादा समय हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर राकेश रमन के पास से घर की ओर निकल जाता है। घर पर सभी रिपोर्ट का वेट कर रहे थे कि राकेश उदासी भरा चेहरा लेकर घर आता है। रवि राकेश को कहता है काम हो गया। राकेश जवाब देता है, हाँ कविता कहाँ है। राकेश सबसे पूछता है। रवि जवाब देता है, वो अपने कमरे में है, आराम कर रही है। बताओ क्या हुआ। राकेश जवाब देता है, लड़की है। ये सुनकर पूनम और चंदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो निराश होकर वही सोफे पर बैठ जाती है। चंदा अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया। दलीप कहता है, तुम सब निराश क्यों हो रहे हो, लड़की भी तो देवी का रूप होती है। चंदा दलीप को गुस्से से देखती है और दलीप उसकी आंखों से ही समझ जाता है कि उसका ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। वो चुप होकर बैठा रहता है। राकेश सबको कहता है, इसका समाधान भी है अगर आप लोग चाहे तो। रवि कहता है, क्या। राकेश जवाब देता है, अवश्य न। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और दलीप ये कहकर वहां से चला जाता है कि तुम सब पागल हो चुके हो। चंदा कहती है, नहीं बेटा हम ये नहीं कर सकते। लेकिन राकेश कहता है, आप सब सोच लो, आने वाले समय में महंगाई, बिगड़ती संस्कृति, तुम सब आजकल की लड़कियों को देख ही रहे हो ना, और उसके ऊपर होने वाला खर्चा, शादी का खर्चा, एक बार आगे की सोचकर देखो। अब वक्त है, कुछ पैसों में इसका समाधान हो सकता है। रमन ने कहा है कि जैसे आज कविता को इस बारे में पता नहीं चला, ऐसे ही उस बारे में भी उसको भनक तक नहीं लगेगी। सब रवि की ओर देख रहे थे और रवि खामोश बैठा राकेश की बातें सुन रहा था। चंदा उसे कहती है, ये तुम्हारा फैसला होगा रवि, हाँ या ना, तुम चाहोगे वही होगा। रवि ये सुनकर कुछ देर सोचता है और सभी को कहता है, मुझे इस बारे में कुछ समय चाहिए। ये सुनकर राकेश कहता है, जल्दी सोचना रवि, कहीं देर ना हो जाए। उसी रात रवि कविता के पास आता है और उसके लेटकर उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, कविता मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है। अगर हमें लड़की हुई तो क्या। मैं तो चाहती ही लड़की हूँ, मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद है। मुझे भी, रवि जवाब देता है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या। नहीं, बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम लड़का लड़की में कोई भेदभाव तो नहीं करोगी। तो अब आपको क्या लगता है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा एक और बात, तुम बच्चे का नाम क्या रखोगी। अगर लड़की हुई तो नाम मेरी पसंद का होगा, और लड़का हुआ तो आप या माँ जी जो चाहे वो रख सकती है। और मेरी बच्ची का नाम होगा परी। अगले दिन रवि अपने परिवार के पास आता है। सभी को रवि के जवाब का इंतजार था और वो कहता है, मैं तैयार हूँ राकेश। ये सुनकर राकेश, पूनम और चंदा के चेहरे पर खुशी आ जाती है और राकेश कहता है, हमें रमन के पास चलना होगा। फिर राकेश और रवि रमन के पास जाते हैं और रमन रवि को कहता है, तुम चिंता मत करो, भाभी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। रमन रवि को कुछ टैबलेट देता है और कहता है, ये टैबलेट भाभी को देनी होंगी और कुछ दिनों के बाद उन्हें कुछ तकलीफ होगी और तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओगे और आगे मैं सब संभाल लूंगा। रवि रमन से कहता है, इसमें कविता को तो कोई खतरा नहीं है ना। नहीं, भाभी को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इस दिन के बाद रवि कविता को वो टैबलेट दूध में मिलाकर देता रहता है और कुछ दिनों के बाद कविता को तकलीफ होने लगती है और रवि उससे कहता है, हमें रमन से इस बारे में सलाह लेनी होगी। पर कविता मना कर देती है और कहती है, शायद प्रेगनेंसी में ये होता होगा। पर एक दिन कविता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और रवि उसे लेकर रमन के हॉस्पिटल में जाता है। रमन चिंतित रवि को कहता है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और वो बेहोश कविता का फायदा उठाते हैं और उसके पेट में पल रही बच्ची को गिरा देते हैं। कविता होश में आती है और देखती है कि
चंदा और पूनम मगरमच्छ के आंसू दिल उसके पास खड़े थे। वो सबको कहती है क्या हुआ? ये सुनकर रवि कहता है, कविता अब हम माता पिता नहीं बन सकते, हमारा बच्चा हमें छोड़कर जा चुका है। ये सुनकर कविता अपने पेट की ओर देखती है। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रवि कहता है, हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में ही मर चुका था, जिसके चलते तुम्हारी तबीयत बिगड़ी, और रमन ने बताया कि तुम्हारी जान खतरे में है और उस बच्चे को निकालना पड़ा। मासूम कविता उन दरिंदों की बातों में आ चुकी थी और इस झूठ को सच मान बैठी। और कुछ दिनों के बाद सब नॉर्मल हो गया, सब लोग इस बात को भूल चुके थे। और 2 साल बाद कविता ने एक बेटे को जन्म दिया। पर अब की बार भी रवि ने रमन से ये जान लिया था कि कविता के पेट में लड़का है या लड़की। ये सब सुनकर कविता रवि की ओर देखती है और कहती है, आप सबने मेरे और मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। मुझे माफ कर दो कविता, रवि कविता से कहता है। ये सुनकर वहां खड़ी वो बच्ची कविता से कहती है, माफी नहीं, इसकी बस एक ही सजा है और वो है मौत। और ये सजा आपको ही देनी होगी। ये सुनकर कविता कहती है, नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। तभी उस बच्ची के हाथों में अचानक से कविता का बेटा आ जाता है और कविता ये देखकर चौंक जाती है। वो बच्ची फिर कहती है, आपको ये करना ही होगा, मुजरिम या बेगुनाह आपको एक को चुनना है। फिर वो कविता के पास चाकू फेंकती है और कहती रही, मेरी मुक्ति है माँ। रवि भी कविता को कहता है, तुम्हें ये करना ही होगा कविता, मेरी यही सजा है। कविता रोते हुए कहती है, मैं ये नहीं कर सकती। वो बच्ची उस बच्चे के गले को अपने हाथ से पकड़ती है जिसे वो रोने लगता है। रवि चिल्लाकर कहता है, कविता तुम्हें ये करना ही होगा। ये सुनकर कविता उस चाकू को उठाती है और अपनी आंखें बंद करके उस चाकू को रवि के सीने में उतार देती है, जिससे एक बहुत तेज रोशनी उत्पन्न होती है और रवि अचानक से नींद से जागता है और अपनी छाती हाथ फेर कर देखता है। वो बिस्तर से उठता है और डरते हुए कमरे से बाहर आता है कि तभी उसके सामने चंदा आती और उसे देखकर कहती है, अरे बेटा तू उठ गया, मैं अभी तुझे ही जगाने आ रही थी। जल्दी तैयार होकर खाना खा ले, आज तुझे बहू को हॉस्पिटल से घर लाना है ना। ये कहकर चंदा वहां से चली जाती है और रवि वही सोच में डूबा खड़ा रहता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे एहसास होता है कि ये पूरी कहानी एक बुरा सपना थी, पर वो ये भी जानता था कि कहानी सच के आधार पर थी। उसे अजीब सा लग रहा था और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो नहा धोकर तैयार होता है और खाना खाने के बाद हॉस्पिटल के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन अब भी वो परेशान था। सपने में हुई घटनाएं उसे परेशान कर रही थी कि तभी उसे गाड़ी की पिछली सीट से एक आवाज आती है जो और किसी की नहीं, उसी बच्ची की थी। वो कहती है, आपकी परेशानी में समझ सकती हूँ पापा, माना कि ये सब सपना था पर मैं हकीकत हूँ। ये देखकर रवि खामोश था और कुछ देर बाद को कहता है, क्या जो मैंने देखा वो सच में होने वाला है? मैं नहीं जानती, इस सवाल का जवाब आपके पास ही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मुझे पता है हमने कितना बड़ा पाप किया है, पर इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तुम जानती हो कविता को मेरी जरूरत है। हाँ जानती हूँ, पर आप भी जानते हो मुझे ये करना ही होगा। तुम मुझे मार दो, सब मेरी गलती है, सोचकर बताती हूँ। ये कहकर वो अचानक से गायब हो जाती है और रवि निराशा लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ता है और पूरे रास्ते उसके जहन में बस यही बात चलती रहती है कि अब क्या होगा, उसका सपना सच होगा या ये सब उसके मन की कल्पना है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। रास्ते में रेड लाइट सिग्नल पर वो अपनी गाड़ी को रोकता है और उदासी ये वेट करता है कि तभी एक बच्ची जिसके हाथों में पानी की कुछ बोतलें थी उसकी गाड़ी की विंडो खटखटाती है और रवि उसकी ओर देखता है और विंडो के कांच को नीचे करता है। वो बच्ची रवि से कहती है, अंकल पानी की बोतल चाहिए आपको। रवि उसकी ओर देखता ही रहता है और उसे कहता है, उसे उस बच्ची के चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा दिखाई देता है
क्योंकि रवि के मन में अपनी बेटी का चेहरा ही घूम रहा जिसे वो भूल नहीं पा रहा था। रवि उसे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वो कहती है परी, और ये कहकर वो दूसरी गाड़ियों के पास भाग जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रवि पानी की बोतल नहीं खरीदने वाला। रवि उसे कुछ कहता उससे पहले ही वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है और सिग्नल ग्रीन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ती है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और कविता के कमरे में जाता है, जहां कविता के साथ पूनम और उसका बेटा भी होता है। वो सभी को कहता है घर चलने का वक्त आ चुका है, पर वो कविता से नजरें नहीं मिला पा रहा था और ये बात कविता भी देख लेती है। कुछ देर बाद वो सब गाड़ी में सवार होकर घर की ओर निकलते हैं, और लेकिन अब भी रवि का चेहरा मुरझाया हुआ था। वो करता भी तो क्या करता। वो सब घर पहुंचते हैं और घर की दहलीज पर चंदा पूजा की थाली ये खड़ी थी। वो कविता और उसके बेटे की आरती उतारती है और उन्हें कहती है, अंदर आओ। सभी अंदर चले जाते हैं, पर रवि अभी भी बाहर ही खड़ा था। उसने जो सपने में देखा वो सब सच हो रहा था। उसकी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। वो बाहर से ही अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता है और उसमें बैठकर कहीं जाने लगता है। उस गाड़ी में अचानक से उसकी बेटी आ जाती है, जिसे वो देखता है और कहता है, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, पर मुझे कविता के लिए कुछ करना है। वो बच्ची उसे कुछ नहीं कहती, वो बस उसके साथ वाली सीट पर बैठी रहती है। रवि उस सिग्नल पर पहुंचता है जहां उसने उस बोतल वाली बच्ची को देखा था और उस बच्ची को ढूंढता है। कुछ देर बाद उसे वो दिखाई देती है और वो उसके पास जाता है, जहां वो अपनी कमाए हुए पैसे गिन रही थी। रवि उसे कहता है, क्या तुमने सारी बोतल बेच दी? वो जवाब देती है, हाँ अंकल। अरे आप तो वही हैं जो कुछ देर पहले मुझे मिले थे, क्या आपको पानी की बोतल चाहिए? रवि कहता है, नहीं, मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है, हाँ तो करो, क्या बात करनी है आपको? रवि उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों पानी बेचती हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाती? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? वो जवाब देती है, मम्मी पापा नहीं, चाचा चाची के घर पर रहती हूँ, पानी की बोतल बेचती हूँ, तभी रात को खाना मिलता है। चाचा के और भी बच्चे हैं, हम सब यही पानी की बोतलें बेचते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि हमें पढ़ा सके। मुझे स्कूल पसंद, में उनके अंदर जाना चाहती हूँ पर कभी जा नहीं पाई। रवि उसे कहता है, क्या तुम मुझे अपने घर लेकर चल सकती हो? ये सुनकर वो बच्ची कुछ देर सोचती है और रवि को कहती है, आप मुझे गाड़ी में लेकर चलेंगे? रवि कहता है, हाँ। वो कहती है, मैं अकेले आपके साथ नहीं चल सकती। फिर वो वहां पर अपने चाचा के बच्चों को बुलाती है जो वहां पानी ही बेच रहे थे और उन्हें सारी बात बताती है। वो रवि को कहते हैं, हम सब आपके साथ चलेंगे। रवि हामी भर देता है और सभी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। रवि की बेटी पहले से ही गाड़ी में मौजूद थी, पर वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, ये रवि जान चुका था। रवि सबके साथ उस बच्ची के घर पहुंचता है जो रेल की पटरियों के पास एक झुग्गी होता है, और वहां पर उसके चाचा चाची से मिलता है। उसका चाचा देखने पर बीमार लग रहा था। वो बच्ची अपने चाचा से कहती है, ये अंकल आपसे मिलना चाहते हैं। उसका चाचा रवि से कहता है, हाँ कहिए साहब, क्या हमारे बच्चों से कोई गलती हो गई क्या? रवि कहता है, नहीं नहीं, इनसे कोई गलती नहीं हुई। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं परी को गोद लेना चाहता हूँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं सुनकर परी के चाचा चाची आपस में बातें करते हैं और कुछ देर बाद रवि से कहते हैं, साहब भाया भाभी के मरने के बाद परी की सारी जिम्मेवारी हम पर है और हम जितना हो सके उतना कर भी रहे हैं, पर हम परी को अपने आप से दूर नहीं कर सकते। हम गरीब जरूर हैं, पर हम रिश्तों का सौदा नहीं करते। ये सुनकर रवि उनसे कहता है, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, पर एक बार मेरी बात सुने, आगे आपको जो ठीक लगे वो मुझे मंजूर है। और मैं आपको पैसों का लालच देकर आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। कुछ साल पहले मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी को खो बैठा। मैंने एक बेटी को उसकी माँ और माँ को उसकी बेटी से अलग कर दिया। लेकिन मुझे आज ये मौका मिला है जिससे मैं अपने पापों को कुछ कम कर सकता हूँ और खुद से नजरें मिलाने लायक हो सकूँ।
आज जब मैंने परी को देखा तो मुझे अपनी बेटी का चेहरा परी के चेहरे में दिखाई दिया। मैं समझ गया कि ये ही मेरी बेटी बन सकती है। ये सुनकर परी के चाचा चाची कुछ देर इस बारे में सोचते हैं और अकेले में कुछ देर बात करते हैं और बाद में रवि से कहते हैं, हम जानते हैं साहब, हम परी वो चीजें नहीं दे सकते जिनकी उसे जरूरत है, पर आपको हमसे एक वादा करना होगा कि हमारा जब मन करेगा हम परी से मिल सकेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका जब मन करे तब आप परी से मिल सकते हैं। तो ये कब होगा? आज ही। आज कैसे? आप चिंता मत करिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी जान पहचान है, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। फिर परी के चाचा चाची उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, तुम जानती हो बेटी, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। ये सुनकर परी अपनी गर्दन को हिलाते हुए हाँ का इशारा करती है। फिर वो सभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं और रवि परी को गोद ले लेता है और परी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद वो घर पहुंचता है। जब वो घर के अंदर परी के साथ जाता है तो घर के दरवाजे के पास रवि को अपनी बच्ची दिखाई देती है, जो रवि कहती है, मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, ये सब होने के बाद आप बाहर आइएगा, मैं नहीं चाहती मैं माँ के सामने आपको सजा दूँ। ये सुनकर रवि अपनी गर्दन हिला देता है और परी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। रास्ते में उसे चंदा और पूनम मिलते हैं, जो उसके साथी परी को देखकर कहते हैं, ये बच्ची कौन है रवि? रवि उन्हें कहता है, मेरी बेटी और कविता के कमरे की बढ़ जाता है। ये सुनकर चंदा और पूनम चौंक जाती है और उसके साथ वो चल देती है। वो जानना चाहती थी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। रवि कविता के कमरे के पास पहुंचता है और परी को बाहर ही खड़ा कर देता है और कहता है, मैं जब कहूं तब तुम आ जाना। रवि कमरे के अंदर जाता है जहां कविता अपने बेटे के साथ खेल रही थी। कविता रवि को देखती है और उसे कहती है, आप अचानक कहाँ चले थे, सब ठीक तो है ना? आप कुछ उदास भी लग रहे थे। रवि जवाब देता है, अब सब ठीक, पहले सब गलत था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कविता। तो कहो क्या बात है, मुझे अजीब सा लग रहा है। तभी वहां चंदा पूनम भी आ जाते हैं। कविता, मैंने तुम्हारे साथ एक ऐसा विश्वासघात किया है जिसके लिए कोई भी सजा कम है। क्या बात है, खुलकर बताओ रवि। 2 साल पहले हमारा पहला तुम्हारे पेट में भरा नहीं था, उसे मारा गया था साजिश के तहत, और साजिश करने वाले और कोई नहीं, हम सब थे, मैं, माँ, पूनम, राकेश। वो एक बच्ची थी कविता, इसीलिए हमने उसे जन्म से पहले ही मार डाला। मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। जब कविता ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे को बेड पर लेटाती है और रवि की ओर बढ़ती है और उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारती है और रोते हुए उससे कहती है, तुमने ये क्यों किया रवि? रवि के पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो चंदा और पूनम से कहती हैं कि आप सब मेरी नज़रों से गिर चुके हैं। ये सुनने के बाद चंदा और पूनम कविता से अपनी आंखें तक नहीं मिला पाते। फिर रवि परी को देकर कमरे के अंदर बुलाया है और वो वहां आती है। रवि कविता से कहता है, मैंने इस बच्ची को गोद लिया है कविता, मैं नहीं जानता इससे मेरे पाप कम होंगे या नहीं, पर मैं जानता हूँ इससे मैं तुम्हारे दर्द को कुछ कम कर सकता हूँ। कविता मासूम परी को देखती है और उसके पास जाकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और उसे कहती है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? परी जवाब देती है, परी। ये सुनते ही कविता उसे गले लगा लेती है। ये देखने के बाद रवि मौका पाकर बाहर चला जाता है जहां उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। रवि उसे कहता है, अब मैं तैयार हूं, मुझे क्या करना है? उसकी बेटी उसे कहती है, मेरे साथ साथ आओ, और वो दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं। रवि उसे कहता है, क्या तुम मेरे परिवार को भी खत्म करोगी? उसकी बेटी जवाब देती है, शायद हाँ शायद ना, अभी मैंने सोचा नहीं है। वो रवि को घुटनों पर बैठने के लिए कहती है और रवि घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वो एक चाकू लेकर रवि की ओर बढ़ती है और उसके पास जाकर उस चाकू को रवि के दिल पर रख देती है और उसे कहती है, क्या आप तैयार हो? रवि इस बात पर हामी भरता है और अपनी आंखें बंद करके उसे कहता है,
हो सके तो मुझे मरने से पहले माफ कर देना बेटी। फिर उसकी बेटी उसे कहती है अपनी आंखों, और रवि अपनी आंखें खोलता है और उसकी बेटी उसे कहती है मैंने आपको बहुत देर पहले ही माफ कर दिया था। और कोई भी बेटी अपने पिता को कभी भी निराश नहीं करती, तो मैं कैसे आपको निराश कर सकती हूँ। ये कहकर वो उस चाकू को गिराती है और रवि के गले लग जाती है और रवि भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कुछ पल के अंदर ही वो बहुत सारी बटरफ्लाई में बदल जाती है जो धीरे धीरे आसमान की ओर चढ़ जाती है। रवि वहीं अपनी आंखों में आंसू लिए घुटनों पर बैठा रहता है। उसी रात डॉक्टर रमन अपनी गाड़ी में बैठकर खाने सुनता हुआ था रहा और खुद भी गाने गुनगुना रहा था कि उसे गाड़ी की पिछली सीट से किसी और की भी आवाज़ सुनाई देती है जो उसके साथ ही गाने गुनगुना रही थी। वो पीछे मुड़कर देखता है कि पिछली सीट पर बहुत सारी बच्चियों की टोली बैठी है जो उसकी ओर देखे जा रही थी। ये देखकर रमन कहता है तुम सब कौन हो? वो सब हंसकर जवाब देती है तुम्हारी दोस्त। और ये कहकर वो सभी भयानक रूप ले लेती है और रमन पर टूट पड़ती है। गाड़ी में बस रमन की चीखें सुनाई देती है और उसके खून के छिटे गाड़ी की खिड़कियों पर लग जाते हैं।